लोगों की शहादत का एक एक कतरा जो खून का देश के लिए बहा गए, वो इस मिट्टी के अंदर आप महसूस भी कर सकते हैं। पीछे नहीं हटेंगे, एक ही नारा था, जय दादा किशन। ये जो पुस्तकें आती हैं कि इंदिरा गांधी ने ये कहा है कि मेरा एक एक कतरा देश के काम आए, पता नहीं उनका कतरा देश के काम आया कि नहीं आया, लेकिन उनका जरूर आया। सब ने एक ही नारा दिया, जय दादा जय किशन की, और हम इस पोस्ट से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन इस पोस्ट को छोड़ करके नहीं जाए। विशेष रूप से सबसे अधिक सैनिक महेंद्रगढ़ से थे, शहीद होने वाले वो वीर अहीर, फिर भी हम होर्डिंग पे क्यों पुष्प अर्पित करें भाई। जी पवन जी, स्वागत है आपका इंडियन इन्वेस्टमेंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का भी। अच्छा, अपन आज जो बातचीत करने वाले हैं ना, ये रेजांगला से रिलेटेड है। 120 बहादुर मूवी एक आ रखी है जी, जो 18 या शायद 21 नवंबर को रिलीज होगी। जी जी 21 नवंबर को जो रिलीज हो रही है 120 बहादुर मूवी, रेजांगला के अदम्य साहस का जो युद्ध लड़ा गया था उसके ऊपर है अपने आप में। जी, इस पर चर्चा करनी है अपने को विशेष जी। तौर पर। आपका स्वागत है थैंक और आप लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ, आप हमारे चैनल पर आए। जी सर, बताएं किस तरह के अनुभव आपको रेजांगला को लेकर। देखो, अच्छी बात है, एक रेजांगला के ऊपर आज आप अपने चैनल के ऊपर भी दिखाएंगे, और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, आपका चैनल भी फॉलो करता हूँ, बहुत जी। सारे लोगों के व्यूज भी ले रहे हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उसमें मिट्टी का भी दर्शन करा देता हूँ, जो मैं वहां जा करके मैं लेकर के आया। तो ये मैं इस ये रेजांगला वंदन की मिट्टी है। जी जी जी, ये उस 120 शहीद जो हमारे परिवारों, थोड़ा मैं भी टच कर लेता जी हूं। जी बिल्कुल 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 क्या बिल्कुल। बात। देखो, इस मिट्टी को नमन है, इस देश की उस पुण्य भूमि को भी नमन करते हैं, और 120 सैनिकों की शहादत का एक एक कतरा जो खून का देश के लिए बहा गए, वो इस मिट्टी के अंदर आप महसूस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और बड़ी लंबी दूरी तय करके मैं रेजांगला जा करके लेकर के आया। आप रेजांगला गए जी भी? जी हाँ, तभी लेकर आए हूँ, सही जी बात। जी तो चलिए इस पर भी बातचीत करेंगे अपन। आप रेजांगला कैसे गए। बाकी बहुत सारे दर्शकों को जिनको नहीं पता है, हम चाहते हैं कि पहले जो 120 बहादुर जो हमारे थे, ये किस प्रकार से लड़े और इनकी क्या कहानी है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। और वैसे तो विशेष तौर पर मांग हमने कर रखी है कि 120 बहादुर जो मूवी आ रखी है जी उसका नाम जो है ना 120 वीर अहीर हो। जी। आपके क्या विचार है, बताएं। देखिए शमशेर जी, आज जो सब जगह चर्चाएं हैं, जी और चर्चा क्या 1962 से लेकर आज तक, मैं मानता हूं कि हर वर्ष जब 18 नवंबर आता है, तो प्रत्येक भारतवासी का रग रग है, वो एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ अपने आप में भर जाता है। क्योंकि जब वो 120 जवानों की अदम्य साहस की जब कोई व्यक्ति कहानी सुनता है, तो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। अच्छी बात है, मैं फिल्म इंडस्ट्रीज के जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी इस जगत के अंदर एक्टर्स हैं, जो इस मूवी को तैयार किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन एक निवेदन और करता हूं, जब इनका नाम 120 बहादुर रखा गया, तो क्यों ना, क्योंकि उस शहादत को, उस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने ही, तो सैनिकों ने उसमें भूमिका अदा की ना। वो सारे 120 लोग थे, वो एक ही परिवार के थे, एक ही देश के थे, एक ही लगभग जगह के थे, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश लगा लूं, हरियाणा लगा लूं और राजस्थान लगा लूं, सब अपना एक है। लेकिन उसमें जो 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी थी, उसमें 120 जवान सारे यादव समाज से थे, वीर अहीर बोलते हैं उनको। और आप देखेंगे रेजांगला के अंदर भी, जब आप देखेंगे तो वहां भी अहीर धाम लिखा हुआ है। अच्छा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं, और देखो, शहीद किसी जाति के, किसी विशेष के, धर्म के नहीं होते जी। लेकिन फिर भी उनके अदम्य साहस को, जो उन्होंने अपने देश के रक्षा करते अपने प्राणों को त्याग कर दिया, तो क्यों ना उस मूवी का नाम 120 अहीर कर दिया जाए। 120 वीर अहीर। वीर है। अच्छा, ये एक पॉइंट आया इसमें, अभी आपने जो बातचीत करी कि मूवी जो बन रही है इसके बारे में, क्या आपने ट्रेलर देखा है मूवी? मैंने ट्रेलर देखा है, अच्छा ट्रेलर है, लेकिन जब नाम देखते हैं ना, वहां थोड़ी सी उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि भाई कौन लड़े, वो कौन 120 बात है। जी जी जी। अब हालांकि जो इसमें जो भाटी साहब है उनका तो करेक्टर है, उनका देखो, तो नाम से ही है। जी जी बिल्कुल, भाटी साहब राजपूत समाज से आते हैं,
लेकिन उस पूरी कहानी को मैंने अनेक 2-3 पुस्तकें हैं, हालांकि अधिक पुस्तकें मेरे को नहीं मिल पाई, मैंने बहुत सारी पुस्तकें ऑनलाइन भी मंगवाने की कोशिश करी, मैनुअली भी दिल्ली जाकर के लाइब्रेरी के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, मैंने खूब प्रयास किया। हालांकि उस युद्ध का प्रत्येक, चाहे सेना के ब्रिगेडियर रहे हों, चाहे सेना के अध्यक्ष रहे हों, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में किया है। अच्छा, लेकिन प्रॉपर रूप से उसके ऊपर कोई पुस्तक मुझे 2 पुस्तकों के अलावा नहीं मिली। अच्छा, 2 पुस्तक मिली लेकिन आपको? जी जी जी। तो उनके आ, अकॉर्डिंग क्या है, कौन कौन सी पुस्तक है वो? देखो, उसके एक कुलविंदर सिंह यादव करके है, उन्होंने लिखी है, और एक हमारे मेजर साहब है, मेजर डीडी कतलानी करके हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। मैंने दोनों पुस्तकों का अध्ययन किया है। तो आपके उन पुस्तकों के अकॉर्डिंग या जो आपने सीखा सुना जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे दर्शकों को, क्योंकि हो सकता है कुछ दर्शकों ने वो जो पहले हमने एक और वीडियो क्रिएट किया था वो ना देखा हो, आपके माध्यम से क्या कहानी है रेजांगला की, वो बताएं एक बार। देखो, रेजांगला के अंदर आज हमारे बीच में एकमात्र जीवित व्यक्ति अच्छा। रामचंद्र जी हैं। हम्म, हालांकि मैं मिल नहीं पाया हूं, मैं अभी 18 जुलाई को रेजंगला होकर के आया हूं। अच्छा। तो मेरा आने के बाद मैं ये चाहता हूं कि मैं उन 120 वीर शहीद जो थे, वीर जो अहीर थे, उनके घर जाकर के उनके बारे में पता करूं कि उनका बचपन से लेकर के और आज तक, जब उन्होंने इस देश के रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके पश्चात भी आज उस परिवार में कितने लोग हैं, कहां कौन क्या है, उनकी स्थिति के बारे में जानूं और एक पुस्तक लिखूं, ऐसा एक संकल्प लेकर के मैं रेजांगला गया जी। लेकिन जब मैंने रामचंद्र जी को सुना, उन पुस्तकों को पढ़ा, तो उन पुस्तकों में और रामचंद्र जी की बात में कोई अंतर नहीं। किस तरह से 18 नवंबर की वो रात जो इस देश की एकता अखंडता के लिए बड़ी गाथा लिख रही थी, एक एक सैनिक ने सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों को मारा। हालांकि नीचे जो बड़े अफसर थे, ब्रिगेडियर वगैरह थे, उन्होंने तो मेजर शैतान सिंह जी को कह दिया था कि आप अपनी प्लाटून को, अपनी यूनिट को लेकर के नीचे आ जाइए। लेकिन उन्होंने अपनी बात अपने सीनियर अधिकारियों के बाद अपने जवानों के सामने जाहिर की कि आप 120 जो लोग थे, आप बताइए, 120 वीर सैनिक थे, आप लोग बताइए कि हमें ऊपर का आदेश मानना है या इस चौकी के ऊपर, इस रेजांगला पोस्ट के ऊपर दुश्मन को मार भगाना है। सब ने एक ही नारा दिया, जय दादा जय किशन की, और हम इस पोस्ट से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन इस पोस्ट को छोड़ करके नहीं जाए। और 18 नवंबर की वो काली रात, जिसमें चंद्रमा भी शर्मा गया होगा उनका अदम्य साहस देख करके, वो अनेक अवसरों पे आपने भी देखी है, हमने पढ़ी भी है। और उस जगह से जहां वीर सैनिकों को उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उस समय ऐसा सेना में भी नहीं होता था कि जो सैनिक शहीद हो जाता था उसका पार्थिव देह घर पे आओ। मैं उस जगह होकर के आया। उस जगह होकर के आए आप। पर कहते हैं पहला जो है ना मेजर शैतान सिंह भाटी का जो है ना पहला पार्थिव शरीर था जो यहाँ अपने उनके पैतृक निवास स्थान पर पहुंचा। इससे पहले फौजियों का ऐसा तो आता नहीं था पार्थिव। जी जी बिल्कुल। जोधपुर में उनका एक जगह है, और इस युद्ध के 18 मतलब वो लगभग 20 नवंबर के आसपास वो पार्थिव देह, जहां तक मैंने उन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा है और सुना है, 20 नवंबर के आसपास वो जोधपुर उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है और उनका अंतिम संस्कार वहीं होता है। कुमाऊं रेजिमेंट थी ये शायद, है ना, जिसमें सभी 120 बहादुर भी थे, शैतान सिंह जी भी थे। तो मतलब रेजिमेंट का नाम कुमाऊं था, वही रेजिमेंट भी नहीं था उसमें। जी, 13 कुमाऊं और चार्ली कंपनी। अच्छा, ये थे। अच्छा जी। तो यहाँ जैसे हम बात करें जो 120 बहादुर जो लड़े, तो इसमें सारे ही शहीद हुए थे। आपने एक तो आज जीवित बताया, लेकिन उस समय तो कुछ जीवित बचे होंगे। उसमें 114 जवान शहीद हुए थे। अच्छा। और 5 युद्धबंदी बना लिए गए थे चाइना की तरफ से। एकमात्र रामचंद्र जी उस समय घायल होते हुए, गोलियां उनको लगी हुई थी, क्योंकि वो मेजर शैतान सिंह जी के चाहे सहायक के रूप में कह सकता हूं, चाहे वो टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कह सकता हूं, मतलब मेजर शैतान सिंह जी के 24 आवर्स वो ही नजदीक रहते थे, वो ही
हमेशा आगे की पीछे की कहाँ की क्या स्थिति चल रही, वो सारी मतलब उनको ब्रीफ करते थे। एक फौज की भाषा में ब्रीफिंग कहते हैं, ब्रीफ करते थे। क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड इन चीजों में इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिताजी भी फौज में रहे। अच्छा। भले ही सेना ही होती है, पापा मेरे आर्टिलरी में तोपखाना में रहे। ये हम जो बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट, ये इन्फेंट्री की यूनिट है कहने का अर्थ है, जो फ्रंट में लड़ाई लड़ती है, और तोपखाना जो आर्टिलरी होती है वो पीछे रहती है। और पीछे से जो आपने बड़ी बड़ी तोपें देखी हैं, बोफोर्स का नाम बड़ा सुना होगा, ऐसे जो तोपों के ऊपर है वो सारा आर्टिलरी का ही काम होता है। और कहने का अर्थ है कि वो जो बंदी बना लिए थे वो कुछ समय के लिए बंदी रहे वहां। अच्छा। और वो भी उसी रात को चकमा देकर जो 5 बंदी बनाए थे, वो जी, उनमें से भी जब उनका भी आपस में विवाद हुआ और वहां से वो चाइना का जो उन्होंने अपने क्षेत्र में उनको रख लिया था, और वहां से भी वो रात को वहां से निकल लिए। लेकिन वहां भी बताते हैं कि जब वो वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे तो चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के उस सैनिक के ऊपर गोलियां बरसाई, वो भी शहादत को प्राप्त कर गए। अच्छा, यहाँ जो कहते हैं कि जो बचकर आए थे वो रामचंद्र यादव जी थे, वो आए वापस, शैतान सिंह भाटी जी और सभी अन्य जो थे, जैसे कुछ तो शहीद हो ही गए थे, कुछ बंदी बना लिए गए थे, उन पर विश्वास भी नहीं किया गया कि भाई आप लोगों ने इस तरीके से युद्ध लड़ा और फिर शहादत प्राप्त। देखो, इसमें मैं राजनीतिक रूप से तो क्या अभी, क्योंकि हम जब सैनिकों की बात करते हैं तो राजनीति इसमें घुसनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उस समय की सरकारें, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर, उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय के जो शीर्ष नेतृत्व जो सेना का होगा, मैं मानता हूं उनको इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने नहीं चाहिए थे। लेकिन भला हो हमारे रामचंद्र जी का, उस समय तो वो सिपाही थे, लेकिन उन्होंने आकर के जो कहते ना आंखों देखा हाल जो सुनाया, उस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब तीसरे दिन चौथे दिन जाकर के वहां जब बड़े सेना के अधिकारी पहुंचे और उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि 18,000 से ऊपर हाइट हो जाती है, -20 डिग्री टेम्परेचर था, वहां पहुंचना ही क्या, सांस लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं मान सकता हूं कि जब फरवरी के अंदर बर्फ पिघलती है और कहते हैं कि कोई वहां गडरिया जो अपना ये बकरी चराने वाले हैं और है, वो वहां पहुंचते हैं, तो उन्होंने वो जिस प्रकार से लाशें देखी हैं, वो फिर सारा धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होती गई। और मैंने उन पुस्तकों में भी देखा, रामचंद्र जी को भी कहा गया कि आपको कोर्ट मार्शल हो जाएगा, आप गलत बता रहे हैं। लेकिन जब वहां सैनिकों का हाल जो देखा, जो शहादत को प्राप्त कर चुके थे, उनकी उंगलियां थी ना, वो ट्रिगर के ऊपर थी। उनकी हाथों के अंदर वो जो राइफल के आगे, हम उसको देसी भाषा में खंजर कह सकते हैं, उन्होंने एक एक खंजर के माध्यम से सैकड़ों चीनी सैनिकों को मारा। पीछे नहीं हटेंगे, एक ही नारा था, जय दादा किशन, जय दादा किशन। वो टूट पड़े और उन्होंने काफी लोगों को, जैसे जो उनके जो सैनिक थे, चाइना के सैनिक थे, उनको नुकसान पहुंचाया। 5,000 से अधिक सैनिकों को उन्होंने मारा। आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे युद्ध स्थल का अगर चर्चा होती है, सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया उसकी चर्चा होती है, सबसे अधिक सैनिक शहीद हुए उसकी चर्चा होती है, तो वो एक ही नाम आता है, उसका नाम है रेजांगला। तो वहां पर रेजांगला के अंदर, जैसे जो चीनी सैनिकों ने जब अटैक किया था, उस समय के अगर हम घटना के अंदर चल जाते हैं एक बार, जैसे घटना चल रही थी उसी समय, तो वहां लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह जी, और ये इंफॉर्मेशन मतलब जैसे इनको ब्रीफ करते थे जी, बाकी टुकड़ियों की, जैसे उनकी सारे सभी लोगों की ड्यूटी थी जी। तो ये लड़े, उसके बाद आपने बताया कि जैसे उनके ऊपर वापस आए तो विश्वास नहीं किया गया जी। तो क्यों नहीं गए वहां पर चेक करने के लिए कि भाई वहां कुछ है या नहीं है? देखिए, उस समय की क्या परिस्थितियां रही, वो सारी हमें बताने के लिए मैंने पहले भी बताया, भाई रामचंद्र जी एक जीवित आदमी बचे थे। उन्होंने जो कहानी बताई, जो परिस्थितियां बताई, जो उस युद्ध के एक एक, मैं कहता हूं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि कदम से कदम मेजर शैतान सिंह जी कहां ऑपरेट कर रहे थे, किन को मोटिवेट कर रहे थे, क्या, हालांकि वो घायल हो गए थे, लेकिन घायल के बावजूद भी उनका बहुत सारा रक्त निकल चुका था,
यहाँ जब बेल्ट से नीचे बताते हैं कि यहाँ अतड़ियां उनकी बाहर आ गई थी, और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रामचंद्र जी, सब जवानों को ये कहो कि पीछे नहीं हटना है हमें बस। और कहते हैं जब गांव घर में परिवार में जब घर का मूर्ति सामने खड़ा रहता है ना जी, तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती, उनमें उत्साह भरा रहता है। और मेजर शैतान सिंह जी अंतिम क्षणों तक एक एक जवान की हौसला अफजाई करते। हालांकि उस एपिसोड के अंदर किसी को अपना घर की भी याद आ रही थी, किसी को अपना गांव याद आ रहा था, लेकिन एक ही बात थी कि गांव और घर तब रहेंगे जब हम यहां रहेंगे, और हम यहां रहेंगे कब, जब इन चीनी सैनिकों को मार देंगे। एक बड़ी अदम्य साहस की लड़ाई थी अपने आप में। बड़ा इमोशनल करने वाली बातें हैं। जब आप कभी भगवान चाहे मौका लगे तो जैसे आज हमारे बीच में हम सब बैठ करके रेजांगला की कहानी आपको बता रहे हैं, और आने वाले समय में और लोगों के से भी आप सुनेंगे, लेकिन शमशेर जी मेरा निवेदन है कि आप एक बार वहां जाकर के शूट जरूर करके लाएं, रिकॉर्ड अवश्य करके लाएं, ताकि बहुत सारी चीजों का आपको आंखों से देखोगे तो बहुत सारी चीजों का क्लियर हो जाएगी कि वाकई में यार वो सैनिक उस हरियाणा के, उस पंजाब के, उस उत्तर प्रदेश के, उस राजस्थान के, उस बिहार के, वो 120 अहीर किस उद्देश्य से आए थे। आज भी जब आप जाओगे तो सांसें फूल जाती हैं, हालत खराब हो जाती है। आप तो गए वहां पर? मैं गया। आप एक बार पूरा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसे वहां जा सकता है कोई कैंडिडेट, या फिर मान लो आप गए तो आप कैसे गए? आपको भी बाधाएं आई होंगी, तो आपने किस प्रकार? देखिए शमशेर जी, क्या था कि जब हम रेजांगला की बार बार बात करते थे, तो क्योंकि पिताजी रहे, एक रेजांगला शब्द आते ही और हमारे जहन में एक अलग ही विचार चलने लग जाती है, रेजांगला है क्या। क्योंकि जब मेरे पिताजी रिटायर आए 97 के अंदर, 18 साल नौकरी करके सेना के अंदर, क्योंकि मेरा जन्म तो 89 में हुआ, पिताजी 79 में ही आर्मी में भर्ती हो गए थे। अच्छा। और वो आए तो जाहिर सी बात है, बक्से वगैरह में सामान है, डॉक्यूमेंट्स है, तो कई बार उत्सुकता हो जाती थी। वो ड्रेस भी पहन लेते थे हम, टोपी भी लगा लेते थे, फोटो भी खींच ले। लेकिन कैलेंडर होता है, हर रेजिमेंट का भी अपना कैलेंडर होता है, और एक कॉमन कैलेंडर होता है। तो उसमें जब पलटते थे तो एक सैनिक टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसा उसमें थोड़ा डिजाइन टाइप में कर रखा है। एक सैनिक टैंक पे खड़ा हुआ है और नीचे हजारों सैनिक अलग ड्रेस में है, और वो उनको ऐसे, वो क्या है, बैट वगैरह से मार रहा है। तो पूछते थे बाबा जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये रेजांगला के कुछ चित्र है। उसी के साथ साथ कुछ मतलब जो अलग ड्रेस यूनिफॉर्म में जो चीनी सैनिक है उनको मारते हुए दिखा रखे हैं। हालांकि उसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये चीनी सैनिक है, लेकिन वो ड्रेस उनकी थोड़ी खाकी टाइप में है। तो हमने पूछा पापा ये तो उस समय, मतलब ये मैं 97 तब से एक मन में था यार, रेजांगला क्या चीज थी, कहाँ चुसूल, चुसूल वेरा चुसूल, कहाँ है चुसूल, चुसूल एक शब्द ऐसा भी है कि जैसे चाइना के अंदर हो या नेपाल के अंदर हो, क्योंकि थोड़ा सा लद्दाखी शब्द या कुछ भी कह सकते हैं आप, दर्रों से संबंधित है। तो हमारे यहाँ हर वर्ष महेंद्रगढ़ के अंदर, और महेंद्रगढ़ क्या पूरे विश्व के अंदर, जहां हमारे भारतीय रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे वो ब्रिटेन में रहते हो, कहीं भी रहते हो, जो भारत की भूमि से प्यार करता है, जो भारत की भूमि से प्रेम करता है, वो 18 नवंबर को भी शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मैं अनेक अवसरों पर, हमारे यहाँ भूतपूर्व सैनिक संघ बना हुआ है, रजिस्टर्ड शाखा है, सुबेदार राम स्वरूप साहब उसकी कमान संभाले हैं अभी, क्योंकि सबका सामूहिक रूप से बैठ करके, आज जब सैनिक घर आ जाता है, पेंशन आ जाता है, फिर भी उससे पेंशन से संबंधित कोई बात है, हेल्थ से संबंधित कोई बात है, किसी भी प्रकार की बात हो, ये सब सैनिक इकट्ठा होकर के एक अपनी कमेटी, अपने संघ बना लिया, भूतपूर्व सैनिक संघ, जो समय समय पे उन पे अनेक कार्यक्रम करके उनको उत्साहवर्धन भी करता है, नौजवानों को मोटिवेट भी करता है। मैं पिछले 10 वर्ष से लगातार उस कार्यक्रम में 18 नवंबर के में जा रहा हूँ। यहाँ पूर्व में सीपीएस रहे रावदान सिंह भी उस कार्यक्रम में आए, पूर्व में मंत्री रहे कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी उस कार्यक्रम में आए, वर्तमान विधायक ये भी समय समय पर उस कार्यक्रम में गए। हमेशा जब भी हम वहां जाते पुष्प अर्पित करने के लिए, बेचारे जो हमारा होर्डिंग है ना, वो एक होर्डिंग के ऊपर रेजांगला लिखा हो, उसी पे पुष्प अर्पित करते।
3 से 4 बार हमारे मन में भी आया ये गलत है यार, जब रेवाड़ी के अंदर देखते हैं, जब गुड़गांव के अंदर देखते हैं, और विशेष रूप से सबसे अधिक सैनिक महेंद्रगढ़ से थे, शहीद होने वाले वो वीर अहीर, फिर भी हम होर्डिंग पे क्यों पुष्प अर्पित करें भाई? इतनी जगह भी नहीं है, हजारों किलोमीटर सैनिकों ने हमारी भारत माता की वो जमीन बचा दी, क्या उनको एक स्टैचू के रूप में भी जगह नहीं है? मैं धन्यवाद करता हूं भूतपूर्व सैनिक संघ के प्रत्येक सैनिक का, जो हमारे यहाँ कमेटी के अंदर भी है, इस जिले के अंदर भी है। उन्होंने सब जगह अरदास की, लेकिन हर हमेशा ही आश्वासन मिला। हमेशा उनको चीफ गेस्ट बनाया, क्योंकि राजनीतिक आदमी को भीड़ चाहिए जी, और सैनिक जहां खड़ा हो जाता है वहां भीड़ की तो हाँ सही बात है, अनगिनत लोग खड़े हो जाते हैं। एक सैनिक खड़े हो जाए उसके पीछे लाखों हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। पिछले 18 नवंबर को उन भूतपूर्व सैनिक संघ की तरफ से एक फोन आता है कि पवन जी आज इस कार्यक्रम में आपको रहना है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं तो आता हूं, वैसे आ जाऊं। मैं वहां गया तो कोई किसी चीफ गेस्ट को नहीं बुला रखा था, हमने पुष्प अर्पित किए और उनका 2 शब्दों के माध्यम से आपको अपनी बात रखनी। मैंने अपनी बात रखी और मैंने एक संकल्प भी लिया कि देखो अगले 18 नवंबर जब आएगी, हम होर्डिंग के ऊपर पुष्प अर्पित नहीं करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे तो किसी न किसी स्टैचू के ऊपर करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे तो उन सैनिक, शहीद सैनिक जो रेजांगला के वीर अहीर थे, उनकी मिट्टी के ऊपर करेंगे। तभी मिट्टी लाने गए फिर आप? तो उसी समय उन वादियों में गए, वहां पर आप, तो वहां का एक्सपीरियंस बताए, कैसे गए आप यहाँ से? देखिए, मैं कई दिन से मन में किया, संकल्प था चलूं अगली बार चला जाऊं, नहीं फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं जाऊंगा। मैंने 2 से 3 लोगों से बात की भाई, क्योंकि पहली बार इतने ऊंचे क्षेत्र में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलेंगे, लेकिन समय जब आता है नजदीक तो किसी न किसी को कोई न कोई कार्य हो जाता है। उसके पश्चात में मैं यहां से 18 जुलाई को ले के लिए निकल पड़ता हूं। अच्छा। और मैंने पूरा यहीं से डिटेल चेक किया कि भाई मैं 18 को यहाँ से सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ता हूँ और 2 घंटे में मैं 8:30 के आसपास वहाँ ले के अंदर पहुंच जाऊंगा। वहां से, क्योंकि ये सब डिजिटल युग है, यूट्यूब पे सब पता ही चल जाता है। बाइक उठाएंगे चुसूल पहुंच जाएंगे, चुसूल से आगे 15-20 किलोमीटर रेजांगला पड़ता है, वहां से मिट्टी लेंगे, नमन करेंगे, वापस आ जाएंगे। और फिर भी कोई लंबी वो रही, कोई मौसम का गड़बड़ रहा तो मैंने एक मरीग गांव पड़ता है, वहीं ऑनलाइन एक जगह पे मैंने एक कमरा बुक कर लिया कि अगर लेट सेट हो गए तो बुक कर लेंगे। 2 दिन बाद की मैंने फ्लाइट भी यहीं से तुरंत बुक कर ली। सब कुछ प्लान करें। लेकिन साहब, जब मैं वहीं पहुंचा और पहुंचते ही जो मैं एयरपोर्ट से निकला बाहर, तो मैंने बाइक की तलाश में था। एक भाई के पास जाता हूँ, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे बाइक चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाइए, एक जो भी है उसका शुल्क मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ ठहरे हुए हो? मैंने कहा जी मैं तो अभी आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा, या मौसम की दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है, हाई एल्टीट्यूड है, हर प्रकार। मैंने कहा मैं गांव का आदमी 120 सैनिकों के लिए जा रहा हूँ, हमारे इलाके के आदमी, मैं सुबह योगा करने वाला आदमी, मेरे कुछ नहीं होगा, मेरे को गाड़ी दे, मैं अभी निकलता हूँ। फिर भी उसके रिक्वेस्ट से मैंने एक जगह ठहरने की व्यवस्था कर ली। लेकिन शमशेर जी, ठहरने के पश्चात आधे घंटे बाद ही सर में इतना भयंकर दर्द हो जाता है जो कभी नहीं हुआ जीवन में। उल्टी आनी शुरू हो जाती है। बड़ा अजीब लगा मुझे तो वहां। मैं शाम तक ठहरा। मौसम चेंज हो गया, बस सर में दर्द, भारीपन, फीवर आ गया। रात को बड़ा एक्लिमेटाइज करना पड़ा हुआ फिर आपको? बड़ा बुरा। भोजन करके आया, फिर तुरंत बाहर, सब कुछ बड़ा मुश्किल हो गया। हालांकि मुझे यहाँ 2-3 सैनिकों से मैं बात करूं, उनका जी 5-7 दिन आपको रुकना पड़ेगा। मैंने उनकी क्या बात मानी। अरे मन का चलो करते हैं। आपकी हाइट भी काफी अच्छी है, क्योंकि मैं वहां गया तो देखो लद्दाख में तो छोटी हाइट के बड़े अजीब तरीके से लोग मुझे देख रहे थे कि कौन कहां से आ गया। तो मैंने फिर अगले दिन मैं सुबह उसके पास पहुंचता हूँ। मैंने कहा भाई गाड़ी दीजिए, आप बाइक दीजिए, और एक काम करो, एक राइडर दे दीजिए मुझे। अच्छा है ना, कोई 19-20 बात होती है तो वो राइडर संभाल लेगा, कोई मुझे ले आ जाए। सही बात। अब जैसे ही देखो, भगवान ने, कहते हैं कि भोलेनाथ की देखो अपने ऊपर कृपा है, और जैसा मैंने सोचा कहीं अपने साथ कोई बात, और धीरे धीरे वो वैसे ही बात होती चले। वहां से ठीक 225 किलोमीटर के आसपास रेजांगला पड़ता है साहब।
50 किलोमीटर बाद हाइट शुरू हो जाती है और 17,800 फुट के ऊपर एक दर्रा पड़ता है। अच्छा। जब हम वहां से 50 किलोमीटर चलते हैं साहब, 50 किलोमीटर जाने के बाद हमारी बाइक पंचर हो जाती है। तो जो एकमात्र आपका जो वाहन था वो पंचर हो जाता है। ठीक। और वो पंचर भी ऐसी जगह हो जाता है जहां ना तो नेटवर्क, अच्छा, नेटवर्क, टेलीफोन पे संपर्क नहीं कर सकते। गाड़ी साधन कोई आता है तो नमस्ते जरूर कर लेगा, भाई सब ठीक है ना, ओके। कोई किसी के पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कि वो पंचर लगा दे। अब वो बेचारा राइडर है, वो 4 किलोमीटर नीचे जाता है, फिर वो फोन करता है, फिर वो 45 किलोमीटर पीछे से वो बाइक लेकर के और दूसरा टायर लेकर के वो व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। और साहब बड़ी हालत बड़ी खराब हो गई थी। सर्द भी बहुत है, बीमार भी आप हो वहां पे। हाँ, तो सिचुएशन तो काफी स्ट्रेस काफी तो मैंने उसको ये कहा कि भैया मेरे से तो बड़ा परेशान हो गया, मेरे से यहाँ नहीं रुका जा रहा, क्योंकि ठंडी हवा आ रही है। हाँ, शीतलहर 17,500 फीट के हाइट के ऊपर, आपको पता है वहां सामने बर्फ जमी पड़ी है, वहां से हवा चल रही है, सीधे माथे से टकरा रही है, आप बीमार हो रहे, बीमार हो रहा। मैंने कहा एक काम करते हैं भैया, मैं किसी गाड़ी या साधन में बैठ लेता हूँ किसी के, और अपन 50 किलोमीटर आगे मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा वहां नेटवर्क भी है, सारी सुविधाएं हैं। एक पीछे से गाड़ी HR 26 नंबर की आती है, और मैंने सोचा चलो अपने हरियाणा के, खासकर 26 नंबर अपना गुड़गांव का है, तो मैंने वहां उनको रुकवाता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कभी ऐसे ऐसे गाड़ी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब आ जाइए। मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं भाई गुड़गांव में कहा से, उन्होंने कहा हम कैथल से हैं। चलो अपन कैथल में तो ऐसा कोई, हरियाणा में शमशेर जी आपको पता है कि पार्टी में रहते, हमने संबंधी कमाए हैं। हमने 2 व्यक्तियों को नाम लिए, उन्होंने कहा हमारे पड़ोसी हैं। मैंने कहा उनसे आप, जब नेटवर्क आया तो मैंने कहा भाई बात करो, आप पवन खैर वाला आपके साथ है। तो वो उन्होंने फोन किया, तो भाई अपने भाई हैं। अब देखो भगवान की करनी, सिर्फ 7 किलोमीटर ही चले थे। अच्छा। अब वो गाड़ी भी खराब हो गई। क्या बात। अब कोई साधन नहीं, पीछे से एक गाड़ी आती है। मैंने कहा भाई यही रुको, कोई बात नहीं। पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें एक शिक्षा विभाग में कार्यरत एक अध्यापिका, मीन्स एक मैडम उस गाड़ी को ड्राइव करती आती है, और हम उसको हाथ देते हैं। उनका, मैंने कहा जी मैडम हमें ऐसे ऐसे छोड़ना है। तो उन्होंने कहा जी आ जाइए, कोई दिक्कत। अब क्या है कि पहाड़ों के अंदर जो जो ऊपर हाइट जाएगी तो बड़ा सिचुएशन उल्टी होती चली जाए। उसके बाद साहब पूरी रास्ते में उल्टी 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 उल्टी, बस पूछो मत। अब क्या है कि 2 फोन थे मेरे पास। एक फोन फिर मैंने उस मैडम को कहा कि क्योंकि सोशल साइट्स पे आजकल सब जुड़ा हुआ रहता है, और कर लीजिए आप भी। हाँ, तो मैंने गूगल में कहा कि मैडम आप मेरा नाम टाइप कर लीजिए, पवन खैरवाल, गूगल में सब कुछ डिटेल आ जाएगा। और क्योंकि वो एजुकेशन संबंधित थी, तो मैंने उसकी रेजांगला की कहानी बताई, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा जो लोग थे ना वो हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और खासकर मेरे जिले से थे, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, अपना तो एक ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जब भी इसका पूरा तैयार कर लेना मैटर, तो हमें जरूर शेयर करिएगा ताकि हम बच्चों को बताएं। तो मैंने कहा नंबर तो, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, तो मैंने कहा मैडम एक काम करें, आप मुझे फॉलो कर ले क्योंकि उसमें। तो उनका ठीक है, ओके करते। अब साहब दुर्बुक जगह पड़ती है। दुर्बुक। अच्छा। दुर्बुक के अंदर मीन्स एक रास्ता जाता है चुसूल की साइड, और वहीं से एक जाता है अपने एक घाटी, अभी जो जिसपे अभी सैनिकों का अपना कुछ दिन पहले, चीनी सैनिकों का 2-3 साल पहले जो आपस में युद्ध हुआ था, उस घाटी का नाम है ऐसा कुछ, गलवान घाटी। गलवान घाटी, एक गलवान घाटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो नाम बड़े अजीब है ना साहब, और पूरा स्ट्रेस आपको पता है ऐसा हो गया था। तो वहां मेरे को, मैं ड्रॉप कर दिया मैडम ने, और वहीं मैंने उसको लोकेशन दी जो मेरा राइडर था। अब क्या है कि मेरा एक फोन उसी के मोबाइल जो मेरा था, जिसमें वहां लोकल मैंने सिम लिया था, वो उसी गाड़ी में रह जाता है। अच्छा, एक गाड़ी में मोबाइल छोड़ दिया आपने। अब साहब वो गाड़ी लेकर के मैडम आगे निकल जाती है। अब मैं पीछे से दौड़ता हुआ, आपके पास नंबर भी नहीं है? मेरे पास न नंबर है, न उनका नाम है, न उनका कौन से स्कूल में पढ़ाती है, कहाँ क्या है, कोई नहीं, मेरा फोन चला। अब उसमें, अब वो जो बंदा आएगा, फोन था आपके पास उसमें? नहीं, उसमें तो नेटवर्क नहीं था ना। अच्छा, उसमें नेटवर्क नहीं था, क्योंकि जो वहां लोकल सिम लिया उसी में चला गया, उससे वाईफाई जोड़ रखा था। अब मैं दौड़ता हुआ वहां अपने जो दलाई लांबा परिवार के जो लोग हैं रेड कपड़े में जो बैठे थे, उनको दौड़ते हुए मैंने कहा जी एक बार मुझे आप नेटवर्क दे दीजिए, आप हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। उन्होंने कहा हमें नहीं, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेरे को मोबाइल दे दिया, मैंने वो मोबाइल कनेक्ट किया तुरंत, और मैंने वो व्हाट्सएप मैसेंजर कॉल किया कि ऐसे मोबाइल छोड़ा। उनका बताओ मैं कहाँ दूंगा आपको मोबाइल? अब मेरे को ये थोड़ी है कि हम महेंद्रगढ़ में साहब नांगड़ेश्वर बर्फी वाली दुकान पे दे देना, या अपना
गुलाब अड्डे पे दे देना, हाँ। मेरे को तो ये नहीं पता अगले कौन सा डालेगा क्या है। हाँ, सही तो बात। मैंने कहा मैडम वो आप डिसाइड करो कहाँ देना। उनका एक पुलिस चौकी में यहाँ दे देती हूँ। मैंने कहा जी मेरा बात करा दीजिए। क्या अब बात है, कुछ मतलब समय बाद और वो पीछे से राइडर आता है, मैं उसके पास बैठता हूँ। नहीं तो राइडर को भी नहीं पता था कहाँ जाना राइडर है, को भी नहीं पता था। कहाँ पहुंचना है। देखो कैसे? बड़ा बड़ा मैं कहता हूँ कि फिर उसके बाद आप आगे यूं लड़के गए थे वहां पर। सर ऐसा सौभाग्य हमें नहीं मिला, लेकिन ये है कि मन में कुछ पर्सनल जी मतलब जी दोस्तों के अटैचमेंट साथ। है, इमोशनल है। और मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी सोचते हैं अब नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं वर्दी पहने जरूर हाँ, गए। वो तो हमारा इसी जन्म में भी प्रयास जी था, जी ऐसी जी जी। बात नहीं है। तो वहां पहुंचते हैं, पेंगोंग झील बड़ी नीली झील है साहब। और उसके आसपास निकलते हुए एक मरिक गांव पड़ता है, और मरिक गांव के अंदर एक होम स्टे में हम वहाँ ठहरते हैं। और रात को भी बड़ी परेशानी रही। मैंने वहाँ जो, क्योंकि जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो खासकर हल्का भोजन जो अपना मैगी होता है ये हाँ। सबसे अधिक चलता है। अच्छा। हर जगह आपको मैगी मिलेगा। तो मैं मैगी लेकर के रात, और पूरी रात शमशेर जी मानिए सो नहीं पाया मैं। सांस घुटे, ऐसा ना जैसे अपन दबाते हैं, हाँ, किसी को हार्ट की दिक्कत आ जाए तो उसको बार बार प्रेशर नहीं हाँ, करते, हाँ, हाँ। तो ऐसा लगता है दबाने वाले को तो रिलीफ महसूस होता है। दम घुट रहा था लेकिन मतलब। जो व्यक्ति दबाता है और जो देखता है वो कहते हैं मारे थोड़ी का इसको दबा रहे, हम्म। ऐसा मतलब पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, राइडर को मैं बोलता हूँ तुरंत खड़े होते हैं, हम प्रेजांगले के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। बीच में चुसुल जगह आती है। चुसुल जगह के बाद वहां से लगभग लगभग 12-15 किलोमीटर का एक डिस्टेंस, और उसके बाद साहब दूर से वो झंडा फहरता हुआ दिखाई देता है। तब सुकून मिलता है कि वाकई में जिस जगह की मुझे तलाश थी, जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था, बार बार कल्पना करता था वहां होकर के आऊं, नेट पे गूगल पे बड़ा जूम करके देखते थे साइड में क्या है, कहीं उधर से फायर तो नहीं है होगा, वहां जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, या हर प्रकार के क्वेश्चन मन में थे। वो साहब जब तिरंगा फहरता हुआ और भारत माता के वहां मेरा भारत महान और वीर अहीर धाम, वो तो वहां जाने के बाद दिखता है, लेकिन दूर से जब तिरंगा फहरा ना तब मैंने देखा। और उसके साथ साथ सामने वो काली जगह, मतलब काली पहाड़ी, वो चाइना के अंदर है। अच्छा। वो मुझे दिखाई दी, उसमें एक बैंकर सा बना हुआ, तो सब फोटो वोटो मैं वहां शूट कर रहा था। और वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते तो क्या है कि मेरे जो साथ था ना राइडर, वो बड़ा चटक था। उसने जाकर के कह दिया कि मैंने उसको बताया कि भाई मैं फोटो वोटो लूंगा, कुछ पुस्तक पुस्तक लिखनी है। तो उन्होंने कहा ये पत्रकार, उन्होंने जाकर उनके कान में कह दिया वो पत्रकार आए हुए हैं, वो सोचे कि हमारी बाइट वाइट लेंगे। और वहां पहुंचते उन सैनिकों ने वो, क्योंकि वो जैकलाइन बोलते हैं, जम्मू कश्मीर राइफल ऐसे करके, जैकलाइन के वो जवान थे, क्योंकि ड्यूटी उनके वहां थी, वही सब वहां संभाल रहे थे। तो वहां जाकर के और उन्होंने कहा कि हम अपने सूबेदार साहब से, सूबेदार मेजर हैं, उनसे बात करके आएंगे। वो बोले जी यहाँ लेके आओ पहले उनको। 2 सैनिक आते हैं, मुझे साथ लेकर के जाते हैं। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था इन सैनिकों के बीच में, गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा जी बैठिए आप। मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठिए। उन्होंने कहा नहीं आप बैठिए, को नहीं कर दो थोड़ा सा। बोला जी हम यहाँ सूट वगैरह तो नहीं होने देंगे, बाइट वाइट नहीं देंगे। मैंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एज ए नॉट एक पत्रकार, मैं तो एक सैनिक का बेटा हूं, और उत्साह है कुछ अच्छा करने का, लिखने का, क्योंकि ये लोग थे मेरे गांव के, मेरे आसपास के देहात के लोग थे। तो फिर उन्होंने एक सैनिक मुझे कहते हैं कि आप, ये आपको हर जगह एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझाएगा। और शमशेर जी मैं हर एक जगह, उसमें म्यूजियम था, उसमें जहाँ सैनिकों की फोटो लगी हुई थी जो हमें रिकॉर्ड चाहिए था। मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा वहां लगी हुई है, उनका पूरा म्यूजियम है। फिर एक 20 से 25 मिनट की पूरी मूवीज, जिसके अंदर पूरा दिखाया गया किस तरह से सैनिक लड़े, क्या सैनिकों को आदेश हुए। वो वायरलेस सेट की छोटी मोटी टूटी फूटी सी आवाज, क्योंकि वायरलेस सेट पे तो ऐसी होती है, वो सारी, मतलब एक वाकई में आप वहां बैठ के महसूस कर सकते हैं कि आप इन चीजों को किसी ऊंचे स्थान पे बैठ के साक्षात युद्ध चल रहा है और आप देख रहे हैं। गजब। फिर मैंने वहां से वो मिट्टी, जो मैंने आपको बताया पहले काफी लंबे समय से, और हमारे पास भी रखे हैं। हाँ, ये 114 जो शहीद जवान है, 120 वो वीर अहीर हैं, जो उस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए वर्षों वर्षों से जो इस अखंड भारत का जो संकल्प लिए हुए, हम लोग उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यही
देश का भाग्य है, हाँ सही बात। यही देश की विधाता है। और आज भी फिर दोबारा कहता हूं मैं कि वो सैनिक जिस तरह से ना अदम्य साहस से लड़े ना, कौशिक साहब, शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे उस समय जब मैं वहां पहुंचा ना तो पूरा मिट्टी लेकर के जब मैं बाहर आया तो मुझे यहाँ एक उनका कोई सीईओ साहब आए हुए थे, तो पूरा उन्होंने, देखो जब सेना का बड़ा अधिकारी आता है तो पूरा लाइट वाइट लगा करके, पूरा मैट वैट बिछा करके, क्योंकि एक अनुशासन के सिपाही हैं, सेना तो अनुशासन के लिए ही जानी जाती है। बिल्कुल। तो वहां उनके सीईओ साहब से मेरे को उन्होंने मिलवाया, और जब मैंने बताई कि मैं ऐसे हरियाणा से आया हूं, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जब उन्होंने कहा कि जब आप इस पूरी चीज को लिख लो, क्योंकि मैंने उस समय संकल्प ये लिया था कि मैं 120 जवानों, 114 शहीद और 120 जवान जो टोटल थे, उनके घर होकर के आऊंगा। अच्छा, तो ये आपने एक संकल्प ले रखा है। और उसके ऊपर आने वाले समय में जब जीते जागते रहे, इस वतन की खुशबू लेते हुए, सांस लेते हुए अगर हम जिंदा रहे, तो शमशेर जी आपके चैनल के सामने बैठे हैं, एक पुस्तक भी लिखेंगे, इस मिट्टी का सम्मान करते हुए। वो भव्य जो कल्पना कर रखी है हमने, एक स्टैचू, एक रेजांगला, सही उसको मैं पार्क का नाम दे कह सकता हूँ, एक रेजांगला स्मारक कह सकता हूँ, एक शहीदी स्मारक कह सकता हूँ, आप किन्हीं भी शब्दों में अपन उसको कह सकते हैं। इस मिट्टी की खुशबू आपको वहां भी देखने को मिलेगी। और वो खुशबू कहीं ना कहीं, वो जो ऊपर टोपी नीचे बंदूक, जी जी जी, वो एक कल्पना है। हाँ, देखो अपन तो सलूट करने के लिए है, हमें तो जो आदेश कर देंगे, चाहे सैनिक करें, चाहे आम जनता करें, और चाहे इसमें पार्टी के लोग करें, कुछ भी कहें, हम हर प्रकार से उस चीज के लिए तैयार हैं। और जल्दी आने वाले समय में एक पुस्तक, बढ़िया सी पुस्तक लिख करके। ये जो जगह है जहां से आप मिट्टी लेकर आए, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां लड़ाई हुई थी या फिर दूसरी जगह? देखिए, जहां, क्योंकि आपको देखा है कि लड़ाई हमेशा बिल्कुल बॉर्डर के नियर और डियर लड़ी जाती है। हाँ, वो तो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है। फ्रंट में आ जाती है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो रेजांगला की जो पहाड़ी है, वो हमसे लगभग लगा लो 3 या 4 किलोमीटर, एग्जैक्ट तो मैं नहीं, लेकिन मैं जहां तक अनुमान है कि 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। जहां ये रेजांगला स्मारक बना हुआ है। अच्छा। और उस स्मारक के जस्ट 3 से 4 किलोमीटर ऊपर उस पहाड़ी के ऊपर युद्ध लड़ा गया। अच्छा। लेकिन सैनिकों का अंतिम संस्कार वो इसी जगह पे किया गया। अच्छा, अच्छा, जहां से मैं मिट्टी लेकर के आया हूँ। मैं आपको फोटोज वीडियो दूंगा, उसमें हमारे माननीय राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी, उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन करके आए थे। और बड़ा भव्य, मैं कहता हूं कि देखने लायक वो स्मारक बना हुआ है। और उसी में, क्योंकि आप जब गूगल के ऊपर जाएंगे तो पुरानी फोटो उठाएंगे, उसमें भी वो अहीर धाम ही लिखा हुआ है। अच्छा। वीर अहीर धाम ही लिखा हुआ है। तो उसी जगह सब सैनिकों की इतना कुछ लड़े और फिर उसके बावजूद भी मूवी में पहचान नहीं मिल रही है। इसी की तो सब लोग, युवा लोग, आपने देखा पिछले खिड़की दौला जो हमारा टोल है, उसके ऊपर हमारे अनेक भाई साथी, हमारे भाई जीतू अहिरवाल जी हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ के भी साथी हैं, वहां पहुंचे थे। मैं किसी काम से उस दिन मैं बाहर था, लेकिन जाना मुझे भी था। वो सब साथी लड़ रहे हैं मजबूत तरीके से, क्योंकि ये मैं कहता हूं हमारा व्यक्तिगत हक नहीं है, ये उन सैनिकों का सम्मान है। बिल्कुल सही बात। और उस सैनिकों का सम्मान, चाहे इसके अंदर कोई डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे आज बॉम्बे के अंदर बैठा हुआ कोई फिल्म जगत का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सैनिक उस दिन नहीं लड़ते ना, तो आज रेजांगला हमारे हाथ में नहीं होता। अगर वो रात को जग करके एक एक खून का एक एक कतरा कतरा जो उन्होंने बहाया ना, सुनते थे। ये जो पुस्तकें आती हैं कि इंदिरा गांधी ने ये कहा है कि मेरा एक एक कतरा देश के काम आए, पता नहीं उनका कतरा देश के काम आया कि नहीं आया, लेकिन उनका जरूर आया। आज वो लड़े तो आज हम वहां जाकर के उन सैनिकों की ये मिट्टी ले आए। आज वो लड़े तो हमें जाने का वहां मौका मिला, नहीं तो ऐसी दीवार खिंच जाती, न वर्षों वर्षों तक न कोई जा पाता, और ना ये मूवी बन पाती। ये मूवी भी तो तभी बन पा रही है जब वो युद्ध हुआ, जो वो लड़ाई हुई, जब उन्होंने आदम साहस का परिचय दिया। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूं, और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप
हैशटैग वीर अहीर करके एक ट्रेंड चलाएं। 120 भी हीर रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस मूवी से भी रिलेटेबल है और वैसे भी संख्या भी। तो हैशटैग 120 वीर अहीर। वीर अहीर हाँ, ऐसा करके चलाएंगे तो हो सकता है कि वो जो डायरेक्टर है उनके कानों में कोई जू रहेंगे, और नहीं तो फिर अगला कोई कदम होगा वो सर्व समाज बैठ के तय कर देगा। करना क्या है, सही बात। हम उसी मैदान में कूद पड़ेंगे। अच्छा, वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे अहीर समाज ने इस तरह से योगदान दे भी रखा, बावजूद अहीर रेजिमेंट तक अभी तक नहीं है। जी। कुमाऊं रेजिमेंट या फिर इस तरह से दूसरी रेजिमेंट में जाना पड़ता है, इसके लिए भी आंदोलन होते रहते हैं। देखो कोई भी चीज होती है, देखो सेना के अंदर जब हम जाते हैं और तो एक सैनिक ही अपनी रेजिमेंट का, अपनी कंपनी का, अपनी बैटरी का, क्योंकि जब आर्टिलरी में जाते हैं तो बैटरी वाली पोजीशनें आ जाती हैं, भाई फलानी कौन सी बैटरी है। जब हम कुमाऊं में चले जाते हैं तो वहां कंपनियों के हिसाब से चीजें डिवाइडेशन होती है, हर सैनिक का अपना स्थान होता है। तो मैं मानता हूं अही रेजिमेंट बननी चाहिए। और कंधे के ऊपर देखो शान है, आज हम जब इन कपड़ों में बैठे हैं और इसी जगह अगर हम हमारे वर्दी हो साहब, क्या फीलिंग महसूस होती है, गलत बताओ। बिल्कुल। आपने अनेक सैनिक देखे, क्या रोबदार मूछें होती हैं, टोपी है वो बिल्कुल स्टिकली, मतलब डिसिप्लिन में, एक एक अपनी जो डोरी है वो बिल्कुल कितना यहां से पहुंचा मोड़ना है, सब कुछ। जूते कैसे हैं, पॉलिश कैसी है, सेविंग बिल्कुल क्लीन। आप वाकई में महसूस करोगे कि एक सेना की वर्दी के अंदर आदमी रहता है ना, तो अनुशासित भी होता है, वो परिवार को भूल जाता है साहब। कई बार महसूस करते हैं, क्योंकि पिताजी हैं, कई बार कह भी देते हैं कि कई, क्योंकि राजनीति क्षेत्र ऐसा होता है कभी लेट उठना, तो कहते हैं भैया ये एक अनुशासन की बात नहीं है, एक सिपाही के लड़का ऐसे नहीं हो सकता, कहने करता एक सैनिक का बेटा ऐसा नहीं हो सकता। समय पंचुअलिटी बहुत जरूरी है साहब। और मैं कहता हूँ एक घर में एक सैनिक हो जाए ना, एक सैनिक, उसकी 3 पीढ़ियां ठीक रहती हैं। भले ही वो आर्मी में ना जा पाए, भले ही वो पैरामिलिट्री फोर्स के, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, एक सैनिक अपनी 3 पीढ़ियां सुधार देता है। चलिए, तो अब हम साथियों आपसे आग्रह करेंगे कि पवन जी ने जो काफी करिए हैं, आज भी वैसे भी काफी समय से ये अनेकों संगठन में कार्य करते आ रहे हैं, और कभी बीजेपी के अंदर युवा मोर्चा के प्रधान रहे, अब किसान मोर्चा में अध्यक्ष है, और इससे पहले पतंजलि से भी जुड़ चुके थे। तो इनका काफी जो है ना, अगर हम देखें कि करियर देखें तो इसमें सामाजिक हित में काम करते हुए और आज तक जो है ना लगे हुए हैं। इसमें शमशेर जी एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैंने चर्चा की थी पिछले 18 नवंबर की, हम इस मिट्टी को तो लेकर के आए हैं, उसके साथ साथ जहां तक अभी सूचनाएं लग रही हैं, जल्द ही जिस काम के लिए हम लगे हुए थे, जिस स्मारक के रूप में शहीद स्मारक, रेजांगला स्मारक, वो धीरे धीरे बात सिरे चल रही है। और हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार है, शहीदों की सरकार है, शहीदों का सम्मान करने वाली सरकार है, शहीदों का उत्साहवर्धन करने वाली सरकार है। और भगवान, मैं तो एक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि किसी का सुहाग न उजड़े, किसी का सर से पिता का साया न उठे, किसी बहन के भाई राखी बांधने के लिए उसके भाई की कलाई उसके पास हमेशा सातों जन्म, क्या इस जन्म के साथ 7 जन्म वो कलाई बांधे। किसी परिवार में ऐसी अनहोनी न हो, हमारे कोई सैनिक शहीद न हो। लेकिन आपको बताया, पड़ोसी देश तो हमेशा युद्ध के लिए अपने आप को झोंकने का प्रयास करता है, जी। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कोई इस प्रकार की कैजुअल्टी न हो। लेकिन ठीक 18 नवंबर को कुछ बड़ा होगा, आप देखेंगे, आप उन क्षणों के साक्षी बनेंगे। और मैं शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये कार्य जब शीघ्र ही पूर्ण होने की तरफ होगा, मैं स्थानीय विधायक श्री कंवर सिंह यादव जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एक कड़ी है, मांग हम रखते हैं, हमारी बात को आगे रखी जाती है और धीरे धीरे उस बात को सिरे चढ़ाया जाता है। तो सबका प्रयास है, सबकी एकता अखंडता के लिए। मैं कहता हूं सब
पक्ष और विपक्ष नहीं है, जहां शहीद की बात, सही आप बात है। बहुत सारे कार्यक्रमों को आप कवर करते हैं। हाँ, ऐसे कितने के जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उनका जो सम्मान, अंतिम संस्कार जब होता है, सब होते, सब वहां पहुंच जाते हैं। पक्ष पक्ष सब विपक्ष, सब हाँ। होता है, सब होता है। चलिए साथियों, आज जो है हमने जो चर्चा करी है वो विशेष तौर पर रेजांगला से संबंधित की है, और हमने आज उस व्यक्ति को आपसे मिलवाया है जिन्होंने स्वयं जाकर रेजांगला से जो है ना, ये वीर जो है योद्धा जो लड़े, उनकी मिट्टी लेकर आए। इस मिट्टी के साथ साथ कौशिक साहब, इस जिले में के साथ पूरे देश में एक मुहिम चली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरा देश मेरा मिट्टी, एक अभियान चलाया, और उसके अंदर पूरे देश भर से जिन गांवों के अंदर, जिस कॉलोनी के अंदर, जिस कस्बे के अंदर कोई भी सैनिक शहीद हुआ है, उसकी कोई प्रतिमा लगी हुई है, तो वहां से, उसके पास से नहीं तो उस गांव की मिट्टी लेकर के, और ठीक जो हमारा इंडिया गेट बना हुआ है उसके सामने एक पार्क बनाया गया है। तो मेरी भी इस जिले की ड्यूटी लगी थी। इस अपनी इस क्षेत्र की बात करूं, 104 गांव में हम गांव गांव जाकर के और मिट्टी लेकर के आए वहां से। 74 शहीद जो हमारे, चाहे आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे एसएसबी के हों, हम गांव गांव जाकर के उन परिवारों का सम्मान करके आए, जो अपने से महान, हालांकि हम सम्मान नहीं कर सकते, इतना बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नमन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, और वो मिट्टी लेकर के हम आए। और उस मिट्टी को मैं अपने युवा, क्योंकि उस समय मैं युवा मोर्चा में था, तो मैं अपने सब युवा साथियों को लेकर के, और उस मिट्टी को हम दिल्ली लेकर के गए, और उस दिल्ली ले जा करके उसको सारे देश भर की जो मिट्टी आई थी, सब शहीद परिवारों के घरों से, परिवारों के गांव से, उन शहीद सैनिकों के जो स्टैचू बना हुआ है उसके पास से, उन सब को लेकर के और दिल्ली ले जाया गया। एक बड़े घड़े में उनको रखा गया, और वहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मिट्टी का तिलक करके और एक युवा महोत्सव के रूप में मनाते हुए, आज आप जब दिल्ली जाएंगे तो इंडिया गेट के सामने आज वो भव्य पार्क का निर्माण हो चुका है। और वो इसलिए किया गया कि देखो, दिल्ली देश की राजधानी है, और जब तमिलनाडु का के किसी गांव का व्यक्ति भी आएगा, हरियाणा के किसी गांव का व्यक्ति भी आएगा, उड़ीसा के किसी गांव का व्यक्ति भी आएगा, अरुणाचल किसी गांव का व्यक्ति आएगा, तो उसे गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे गांव के शहीद की मिट्टी इस इंडिया गेट के सामने, इस पार्क के अंदर लगी। एक जुड़ाव, एक देश के प्रति देशभक्ति जगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जुग जुग जिए, हजारों साल जुग जुग अमर रहे वो सैनिक, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं नमन करता हूं उनकी माता पिताओं का, मैं नमन करता हूं उनकी धर्म पत्नियों का, मैं नमन करता हूं उन बच्चों का जिनके सर से उनके बाप का साया उठ गया, लेकिन आज भी वो परिवार बड़ी साहस के साथ हम सब नौजवानों के अंदर एक नया उत्साह भरने का काम कर रहे हैं कि युवाओं आगे बढ़ो, ये माँ भारती पुकारती, ये माँ भारती पुकारती। इसी निवेदन के साथ आप सभी, दोबारा से मेरा निवेदन है, 120 वीर अहीर इस मूवी का नाम रखा जाए, ताकि उन सैनिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि अपने आप को मेजर शैतान सिंह भाटी भी अपने आप को भगवान कृष्ण का ही वंशज मानते थे, अपने आप को अहीर ही कहते थे। तो मेरा इसी निवेदन के साथ आप सब ने बड़े अच्छी तरीके से मुझे सुना, और मैं धन्यवाद करता हूं कौशिक साहब आपका कि आपने एक अच्छी मुहिम चलाई है इन सैनिकों के सम्मान के प्रति, इनके प्रति जो आपका श्रद्धा भाव है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सुना। बाकी हम चाहेंगे कि आप अपनी राय अवश्य दें पूरी चर्चा के ऊपर, और 120 वीर अहीर जो अभी टैग हमने रिक्वेस्ट किया है वो भी आप चलाएं। बाकी इस तरह की और भी जो है ना हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।